नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऑल अबाउट नेट के बारे में, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। दोस्तों, इसमें जो आपके नए अभ्यर्थी हैं, नेट अभी जो होने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम आपके मई में, बहुत सारे जो है तारीखों पे एग्ज़ाम है, एक दिन नहीं है। और इसमें अभी आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों, फरवरी से मार्च तक आवेदन होने वाले हैं। अब इस नेट के लिए दोस्तों ये जो वीडियो है वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी है जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी शुरू ही कर रहे हैं नेट के लिए, और ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी है जो एक नेट दे चुके हैं, सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, एक और नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो दोनों अभ्यर्थियों के लिए जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के दोस्तों, जो अपने सारे अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनका भी दोस्तों कईयों का नेट क्लियर नहीं है, तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, नेट के बारे में सारी छोटी बड़ी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको मिलेंगी। दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे कि जो नेट से संबंधित हैं, और उनके दोस्तों आंसर से आप समझोगे कि नेट में कुछ ऐसे नियम भी है जो आपको कोई आम व्यक्ति नहीं बताते, आपको पता नहीं होते हैं, और वो इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे आप सभी के अपना जो परिवार है, ये यूट्यूब चैनल एक परिवार की तरह है, तो उसके दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये नेट का जो है अलग अलग काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि उन्हें नेट पिक में अलग डिफरेंट से एक वीडियो लेके आऊँ आपके लिए, और उसमें पूरा नेट के बारे में विस्तार से बात करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब दोस्तों, एनटीए, यूजीसी, नेट और जेआरएफ, ये जो सारे शब्द हम सुनते हैं कि एनटीए, यूजीसी, नेट, सीबीएसई, जेआरएफ, ये सब क्या है, इन सब के तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात की एनटीए क्या है। एनटीए है दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। इसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी भी आप कह सकते हो। दूसरी बात दोस्तों इसमें आती है यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट करवाता है या एनटीए करवाता है, तो दोस्तों नेट का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो जो है एनटीए करवाता है। लेकिन इसके ऊपर जो मेन जो एक तरीके से वो कहते हैं ना संस्था है जो इसके सारे सिलेबस वगैरह डिसाइड करती है, वो करती है यूजीसी। जैसे आपको बताऊं कि अगर मैं आपको पूछूं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां कौन कराता है, आरपीएससी कराता है या फिर निदेशालय कराता है, कौन कराता है बताइए। तो जाहिर सी बात है कि आरपीएससी जो है एक वो भर्ती संस्थान है, भर्ती की जो एक संस्था तय होती है कि आप जो है इसका कार्य कीजिए, तो वो भर्ती संस्थान जो है वो आरपीएससी। अगर चाहे तो आरएसएम एसएसबी भी, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग भी करा सकता है, ठीक है। लेकिन जो निदेशालय है वो उसके ऊपर मेन संस्था है, वो उन भर्ती के बाद जो अभ्यर्थी निकल के आएंगे उन सारों का मैनेजमेंट कौन देखेगा, निदेशालय देखेगा। तो दोस्तों एनटीए यूजीसी क्लियर हो गया। अब बात है नेट क्या है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों ऐसे ही राज्य में होती सेट और स्लेट। अब सेट क्या है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य पात्रता परीक्षा, और स्लेट क्या है, स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राज्य व्याख्याता पात्रता परीक्षा। तो ये उसके पूरे नाम है। अब दोस्तों एक इसमें नाम एक और भी यूज होता है, जेआरएफ क्या है दोस्तों, जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको दोस्तों बोलते हैं कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति। अब ये जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, फेलोशिप से कई सारे हम छात्रवृत्ति का भी अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों ये छात्रवृत्ति की तरह है, लेकिन ये अध्येतावृत्ति इसलिए है क्योंकि छात्रवृत्ति जब तक आप छात्र होते हो, अब आप एमए, एमएससी, एमकॉम कर चुके हो तो आप छात्र तो नहीं हो, तो आपको फेलोशिप जो दी जाएगी, जो एक तरीके से छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो पैसे दिए जाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, अध्येतावृत्ति कहलाएंगे, क्योंकि आप एक नया अध्ययन करेंगे, नया अनुसंधान करेंगे, तो उसके कारण इसको अध्येतावृत्ति कहा जाता है, जेआरएफ। अब दोस्तों एसआरएफ क्या होती है, पीएचडी क्या होती है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जेआरएफ, एसआरएफ और पीएचडी के बारे में, और उसके हम विस्तार से बात करेंगे कि पीएचडी कैसे करते हैं और डॉक्टर की उपाधि कैसे लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में मैंने समझा दिया है कई सारे अपने अभ्यर्थियों को, साथियों को, लेकिन उसके लिए अलग से डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये सारा जो मैं रखना चाहता हूँ नेट और जेआरएफ के बारे में रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आयोजन कब और किसके द्वारा होना है। तो दोस्तों अमूमन जो है जुलाई और दिसंबर में ही आयोजन होते हैं एनटीए द्वारा। अब एनटीए दिसंबर 2018 से करा रहा है, तो उससे पहले कौन कराता था, उससे पहले दोस्तों सीबीएसई, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जुलाई 2018 तक वही कंडक्ट कराता था, क्योंकि उसी जुलाई अगस्त में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरा भी नेट का एग्ज़ाम था और पहले अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। तो उसमें दोस्तों जब अटैम्प्ट जुलाई में था और जुलाई में जो है एनटीए का गठन हुआ था, तो इसलिए एनटीए को ये जो अथॉरिटी दी गई सरकार के द्वारा, या यूँ कहें कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो वो दी गई दिसंबर 2018 से। तो दोस्तों वो आयोजन अब सोच रहे होंगे कि मई में क्यों है, क्योंकि दिसंबर 2020 का जो दोस्तों होना था अपने नेट, वो कंडक्ट नहीं हो पाया था अपरिहार्य कारण, जो कि आपको पता है कि कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो उसके कारण ये आगे सर गई परीक्षा, और अब जो है वो मई में होने जा रही है।
अब दोस्तों अगला प्रश्न ये था कि परीक्षा का प्रारूप और माध्यम क्या है। तो दोस्तों अभी तो ये ऑनलाइन ही होती है, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम इसमें रहते हैं, माध्यम रहते हैं। हिंदी में भी पेपर आएगा, इंग्लिश में भी है, जैसा आप चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये परीक्षा का आपके प्रारूप और माध्यम रहता है। उससे पहले जब सीबीएसई आयोजित कराता था तो ये दोनों पेपर जो होते थे वो ऑफलाइन ही हुआ करते थे। और उससे पहले बहुत साल पहले तक जो है वो 3 पेपर भी जो है नेट में कई सारे अभ्यर्थियों ने दिए। तो ऐसे करके थोड़ा सा इतिहास में हमने नेट का देख लिया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या, देखिए जरा कि प्रश्न पत्रों का प्रकार, प्रारूपण, संख्या और समय सीमा क्या है। देखिए जरा कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों, कुल अंक जो है वो 300, कुल प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं 150, यानी कि एक प्रश्न के 2 अंक है। जैसे रीट में एक प्रश्न का 1 अंक होता है, 150 प्रश्न होते हैं, 150 जो है आपके अपने उसके नंबर होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न 150 लेकिन अंक जो है 300 है, यानी कि जो है हर एक प्रश्न का 2 अंक है। और बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं सारे, अ ब सद आते हैं सारे, चारों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है। प्रथम पेपर जो है वो दोस्तों आपके 100 अंकों का यानी कि 50 प्रश्नों का होता है, जिसके लिए 1 घंटा समय देते हैं। और सेकंड जो पेपर होता है दोस्तों वो आपका रहता है 200 अंकों का, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं और हर एक प्रश्न का 2 अंक है। वो उस हिसाब से आप जो है समझ सकते हो कि 100 प्रश्नों के 2 अंक, 200 अंक। और फिर 2 घंटे दोस्तों इसके लिए आपका टाइम निर्धारित होता है। तो ऐसे करते 3 घंटे का एग्जाम होता है, लेकिन इस 3 घंटे लगातार नहीं है कि 9 से 12 हो गया या फिर 1 बजे से 4 बजे तक, ऐसा नहीं है। इसके बीच में 1 घंटा गैप है, उस गैप में भी आपको वहीं बैठना होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा लघु शंका वगैरह के लिए, पानी वगैरह के लिए जा सकते हैं, थोड़ा उठ सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल एग्जाम हॉल छोड़ के बाहर आके नहीं बैठ सकते फिर वापस अंदर जाओ, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि मैंने स्वयं नेट दिया है एग्जाम, तो थोड़ा सा पता है। दोनों परीक्षाओं के मध्य में कोई विश्राम समय नहीं होगा, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया। हालांकि वो थोड़ी सी छूट रहती है, बाकी ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके बुक खोल के देख लो, ऐसा नहीं होता। अगला दोस्तों जो प्रश्न इसमें रहता है मोस्टली वो है नकारात्मक अंकन आवेदन हेतु उम्र माफ कीजिएगा दोस्तों, नकारात्मक अंकन आवेदन हेतु उम्र सीमा और प्रयासों की सीमा क्या है। अब दोस्तों इसमें जो है कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आपको करके आने होते हैं, 150 क्वेश्चन, 50 प्लस 100, वो सारे आपको करके आने होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और इसमें जो है केवल दोस्तों जेआरएफ हेतु जो आवेदन की अधिकतम उम्र है वो 31 वर्ष है, जो पहले दोस्तों 30 वर्ष भी हुआ करती थी कभी, लेकिन अब उसको 31 कर दिया है। और प्रयासों की कोई निश्चित सीमा नहीं है, यानी कि आप कितने ही बार दे सकते हो नेट, जितनी बार आप चाहो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे अपने आईएएस वगैरह में होता है दोस्तों 6 बार लिमिटेड होती है कि चलो 6 बार से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, बट इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे जितनी बार दे सकते हो। अब कई लोग दोस्तों इसमें ये भी पूछते हैं कि सर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है आगे जाके, जेआरएफ नहीं करना, तो हमारी जो मैक्सिमम एज है वो कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम एज की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपकी 31 ईयर जो है वो मैक्सिमम एज रहेगी। उससे ज़्यादा अगर आप हैं तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी जो अपने कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 वर्ष की इसमें छूट है अधिकतम उम्र सीमा में। आरक्षित श्रेणी को यानी कि अपने अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, और जो विशेष योग्यजन है उनको दोस्तों दिव्यांगों को जो है वो 5 वर्ष की छूट उसमें दी जाती है। अब और किन किन को दोस्तों अधिकतम आयु में छूट है वो देखिए जरा। सशस्त्र बलों यानी कि भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनके अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा दोस्तों अनुसंधान के अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को यानी कि पीएचडी वालों को, आप सोच रहे होंगे कि ये पीएचडी पहले कैसे, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ये सब डिमांड नहीं करते, वो खाली मास्टर्स के बेस पे, बहुत कम है ऐसे, बट वो ऐसा अनुसंधान की परमिशन देते हैं। तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट है जो पहले 3 वर्ष की थी। अब एलएलएम दोस्तों यानी कि जो है लैटिन लीगम मैजिस्टर, यानी कि जो दोस्तों आपने एलएलबी सुना होगा। एलएलबी एक मैं उदाहरण आपको कंपैरिजन करके बताऊं तो एलएलबी एक कानून की बैचलर्स की डिग्री है, यानी कि बीएड जैसे होती है शिक्षण क्षेत्र में वैसे वो है। और जैसे शिक्षण क्षेत्र में एमएड होती है वैसे कानून क्षेत्र में एलएलएम होती है। और एलएलएम के उपाधि धारकों को अधिकतम आयु सीमा में जो है वो 3 साल की छूट दे है। किसी भी शर्त में आयु में छूट 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। तो इसमें से कोई भी शर्त ले लो आप, चाहे एलएलएम वाली हो, पूर्व सैनिक वाली हो, और या फिर कोई भी आपके जो रिजर्व कैटेगरी उसकी वाली हो, या फिर पीएचडी वाली, उसमें आपको 5 साल से ज़्यादा की छूट नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें हैं वो जेआरएफ पे लागू होती है दोस्तों। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर बनना है तो कुछ भी इसमें से लागू नहीं होगा। अब दोस्तों नेट उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम कितने परसेंटेज चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है नए अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि जनरल का एक पार्ट आप समझिए,
उस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 40% दोनों पेपर्स में डिफरेंट यानी कि 40% पहले में और 40% दूसरे में बनाने होंगे। ऐसे नहीं कि पहले में 30 बने या दूसरे में 30, दोनों में से एक में 50 बन जाए तो अपना ऐसे 80 हो जाए, नहीं, दोनों में डिफरेंट 40% प्लस 40% चाहिए। और जो आरक्षित श्रेणी है वो आपको पता है दोस्तों, SC ST OBC ये सब है, उनके लिए 35% जो है दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग चाहिए, उससे ज़्यादा। अब दोस्तों ये जो मापदंड है कि 40% और 35%, ये कैसे काम करता है? जैसे रीट में आप देखेंगे जो पहले तो सबके 60% थे, लेकिन अब OBC SC ST के लिए 55 कर दिए, जनरल के लिए 60, तो 60 और 55 करने से आपको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा बट आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हम रीट क्यों देना चाहते हैं? जॉब के लिए, 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए देना चाहते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा है कि जैसे हम ये क्यों चाहते हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट मिले, हम जो है नेट एलिजिबल हो जाए, नेट क्लियर कर लें, तो क्लियर करने के लिए न्यूनतम 40% जनरल के लिए और 35% जो रिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नेट पास मानी जाएगी। नेट तभी पास मानी जाएगी जब आप टॉप 6% बच्चों में आ जाओगे, तब आपकी जो है नेट क्लियर मानी जाएगी। अब दोस्तों इस वीडियो में आगे हम ये भी बात करेंगे कि जो टॉप 6% जो अभ्यर्थी हैं उनके कितने से कितने प्रतिशत होते हैं, कैटेगरी वाइज भी अध्ययन करेंगे, इसमें देखेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि हर कैटेगरी के अनुसार कितने आप प्रतिशत बनाओगे, तब आपका जो है नेट एक तरीके से क्लियर हो सकता है, होने के चांसेस होंगे। तो दोस्तों आरक्षित कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, SC ST OBC। NCL का मतलब ये है कि नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी 2.5 लाख से आय कम है वो नॉन क्रीमी लेयर। PWD और ट्रांसजेंडर आपको पता है, तीसरा जो है एक होता है स्त्री पुरुष, और तीसरी जो कैटेगरी वो ट्रांसजेंडर। PWD यानी कि विशेष योग्यजन। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए जाते हैं और सामान्यतः वरीयता सूची कितनी रहती है? तो दोस्तों टोटल 6% अभ्यर्थी इसमें पास किए जाते हैं। तो आप 40% बनाओगे जनरल कैटेगरी से और 36 बनाओगे बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी से, तो आपका ऐसा नहीं कि नेट पक्का क्लियर माना जाएगा। नेट तभी क्लियर माना जाएगा जब टॉप 6% अभ्यर्थियों में आप आ जाओगे। वो तो न्यूनतम है कि इतने अभ्यर्थी कम एग्जाम दें कि कम से कम कितने, इतने तो होने ही चाहिए। जैसे रीट में अगर आपको सेलेक्ट होना है, 3rd ग्रेड बनना है, तो कम से कम जनरल कैटेगरी में 66 और बाकी सारे जो है उससे फिर कम वाले सारे इतने अंक तो कम से कम होने चाहिए। उससे ऊपर हो तो आपका कोई चांस है। तो यहाँ यही मतलब है कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी तो 40 और 36% आपके जो है नंबर चाहिए। अगर आप बाकी सारे रिजर्व कैटेगरी से हो तो कम से कम इतने, इससे ऊपर हो तभी। जो ऊपर कितने होने चाहिए वो भी हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज। तो दोस्तों 6% अभ्यर्थी पास किए जाते हैं जिनका नेट क्लियर माना जाता है। अब दोस्तों देखिए अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों की वरीयता सूची किस प्रकार रहती है। देखिए जरा, सामान्य की 52 से 62, तो सामान्य में आप 40 बनाओगे कुछ नहीं होगा, 52 से 62 यानी कि 55, 56, 57 के आसपास बनाओगे, तब आपका उसमें जो है नेट क्लियर माना जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। OBC जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनकी दोस्तों रहती है 47 से 57 के बीच में। अब ये पेपर पे भी डिपेंड करता है, अगर पेपर हार्ड आता है तो 47 से भी नीचे जा सकती है, और पेपर बहुत ईजी आता है तो 57 से 67 पर भी जा सकती है। तो ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा कि वो लगभग मोटा मोटा सा कहते हैं ना कि हाँ इतना बता दूं, हाँ लगभग, जैसे रीट में हम कहते हैं कि 80% 120 नंबर आ जाए तो सिलेक्शन हो जाए, ठीक वैसे ही कहानी है। SC ST के लिए दोस्तों 44 से 54% नंबर चाहिए, तो आप लगा लीजिए लगभग 50% आपका टारगेट होना चाहिए। और EWS जो है जिनको 10% आरक्षण है उनको दोस्तों 48 से 58 के बीच यानी कि लगभग 52-55% उनको भी जो है परसेंटेज चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, सामान्य के लिए 62, OBC के लिए 57, ST के लिए, SC ST के लिए 54 और EWS के लिए 58, इससे ऊपर ही बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी अच्छी खासी रैंक से भी आप जो है नेट पास कर पाओ। और JRF के अगर आप आगे चाहते हो डॉक्टरेट वगैरह, PhD वगैरह के लिए, कोई अनुसंधान करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपको जो है पैसे मिले जो है विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसको दोस्तों अध्येता वृत्ति बोलते हैं, तो वो मिले तो उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो। तो अच्छे अंक जो है इससे ऊपर ही आप थोड़ा सा लगाइएगा। अब दोस्तों JRF कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति हेतु आरक्षण का क्या प्रावधान है? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपने भारत में आरक्षण चलता है, देखिए कि भारत में आरक्षण नियमों के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को 10%, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST को 75%, माफ कीजिएगा 7.5%, विशेष योग्यजन को 4% आरक्षण है। तो सबसे ज़्यादा अपने OBC का रहता है, हालांकि OBC को इतना फायदा मिलता नहीं है क्योंकि उसमें OBC में बहुत सारे जो है जातियां और बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें आते हैं। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जनरल कैटेगरी का एक प्रभाग है उसमें 10% जो ये सबसे नई कैटेगरी है, और SC ST के लिए 15 और 7.5, और जो अपने विशेष योग्यजन है PWD तो फिजिकल डिसीज, तो उनको जो है 4% आरक्षण की व्यवस्था। अब दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण दो जो प्रश्न हैं वो आपके अभी रहने वाले हैं।
स्नातकोत्तर यानी कि MA MSc MCOM जिसको मास्टर्स बोलते हैं, पूर्वार्ध के साथ परीक्षा दी जा सकती है। और क्या स्नातकोत्तर में कितने प्राप्तांक चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं बता दूं कि स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होते हैं, यानी कि जिनका फाइनल ईयर का अभी फॉर्म भर चुके हैं, प्रीवियस कंप्लीट हो चुकी है उनकी, लेकिन फाइनल ईयर का भी फॉर्म भर दिया है और एग्जाम नहीं हुए या रिजल्ट नहीं आया, तो उनके लिए दोस्तों एक विशेष नियम है। देखिए जरा क्या है, बशर्ते कि नेट का परिणाम आने के अगले 2 वर्ष में निर्धारित अंकों के साथ उनको जो स्नातकोत्तर करनी चाहिए। जैसे दोस्तों अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में रूल रहता है कि अगर आपके जो है मास्टर्स फाइनल नहीं हुई है या नेट नहीं हुई है, आपकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, थोड़ी अधूरी है, तो उसको पूरा करने के लिए इंटरव्यू के पहले दिन तक आपको जो है क्लियर करना जरूरी है, वो एलिजिबिलिटी प्राप्त करनी जरूरी है। ठीक वैसे नेट के लिए दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा समय है। नेट के लिए क्या है कि रिजल्ट आने के अगले 2 साल तक, रिजल्ट आया, नेट का परिणाम आया, जैसे आज रिजल्ट आ गया, तो आज से बराबर अगले 2 साल, जैसे आज हो गई आपके 5 फरवरी, तो 5 फरवरी 2021 से लगा के 23 तक 2 साल तक जो है आपकी जो है मास्टर्स की डिग्री जो है कंप्लीट होनी चाहिए। निर्धारित अंक, अब निर्धारित अंक कितने हैं? जनरल कैटेगरी के लिए 55 है और बाकी सारे रिजर्व जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% जो है चाहिए कम से कम आपके मास्टर्स यानी कि PG पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में। तो उतने अंकों के साथ 2 साल का आपको खुला टाइम दिया जाता है, क्योंकि कई सारी बैक भी आ जाती है, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। मैं आपको बात बताऊं अपने जुलाई 2018 की, तो जुलाई 2020 में पूरे हुए उनको 2 साल, लेकिन उनको UGC नेट ने एक्स्ट्रा जो है समय दिया है, जो जिनकी नेट 2018 जुलाई 2018 में हमारे साथ क्लियर हो गई थी, लेकिन मास्टर्स क्लियर नहीं हुई थी, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देते हुए जो है दिसंबर तक क्लियर करने का जो है आगे अभी समय उनको दिया। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 साल का इस समय होता है, लेकिन उसको बढ़ा के 3 साल का किया गया, क्योंकि बीच में कोरोना संक्रमण आ गया था, तो एग्जाम नहीं हुए थे। स्नातकोत्तर में 55 अंक अनारक्षित श्रेणी तो जो है वो 50% अंक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर 55 चाहिए या 50 चाहिए, तो 55 जनरल कैटेगरी के लिए और 50% जो है वो आरक्षित कैटेगरी के लिए चाहिए होते हैं। अब आरक्षित कैटेगरी में दोस्तों इसमें EWS शामिल नहीं है, OBC SC ST PWD और थर्ड जेंडर ये ही शामिल है। बाकी इसमें जो है वो जो अपने नई जो कैटेगरी दोस्तों EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनको जनरल में ही गिना जाता है, उनको 55% चाहिए होंगे, 50 में उनका आवेदन नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो का सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपके सामने है। तो नेट करने से दोस्तों कहाँ नौकरी मिलती है? तो दोस्तों नेट करने से आपको कहाँ का जॉब मिल सकती है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में क्या क्या चांसेस हैं, वो सारे आपको इसमें रिप्लाई मिलेगा। सहायक आचार्य लग सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे लगभग 918 पदों पे जो भर्ती अभी चल रही है, एग्ज़ाम होने अप्रैल में, 4 अप्रैल को हैं जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का पेपर, तो वो आप सहायक आचार्य बन सकते हो। महाविद्यालय व्याख्याता यानी कि कॉलेज लेक्चरर, वो सेम ही है, बन सकते हो। आचार्य प्रोफेसर बन सकते हो इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो आप आचार्य कैसे बनोगे? एक तो ये कि आप जो है सहायक आचार्य लगो और धीरे धीरे प्रमोट होकर आगे बढ़ो। दूसरा ये है कि दोस्तों जैसे आप JRF, ये तो होगी नेट की बात, तो नेट से क्या होता है आपकी जो है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर आप लगते हो। अब जो आचार्य लगना है तो उसके लिए दोस्तों क्या है, जो गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आचार्य लगने तो क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपकी JRF होगी। JRF के बाद आप किसी विषय पे शोध करेंगे और PhD की डिग्री प्राप्त करेंगे, तब जो है आगे जाके आप आचार्य के जो योग्य बन सकेंगे। उसके लिए ऐसी कोई बड़ी भर्ती नहीं आती, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग आचार्यों की अलग अलग शर्तें होती हैं, तो उस शर्तों के अकॉर्डिंग अगर आपके जो है वो अनुसंधान किया हुआ है तो डेफिनेटली आप उस पोस्ट पर जो है आवेदन के योग्य होते हैं, आप हकदार होते हैं। तो ये है कहानी दोस्तों नेट करने के फ़ायदे क्या है। अब दोस्तों वर्तमान नेट के बारे में बात कर लें, क्योंकि वीडियो वर्तमान में, तो जाहिर सी बात है वर्तमान नेट को हम कैसे बुला सकते हैं। तो आवेदन दोस्तों जो है वो आपके 2 फरवरी से लगा के 2 मार्च 2021 तक होने हैं। शुल्क भुगतान की जो अंतिम तिथि है वो 3 मार्च को रात को 11:30 या यूँ कि 11:45 11:50 तक रहेगी। तो इतना लेट अपने जाना ही नहीं है, पहले क्लियर कर दो शुल्क भुगतान वगैरह, तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो ये आपके लास्ट डेट है 2 मार्च 2021 तक, तो आप जल्दी से फॉर्म आवेदन कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, आवेदन कर दीजिए। अब दोस्तों आवेदन शुल्क यानी कि पैसे कितने लगेंगे, फीस कितनी लगेगी, तो 1000 रुपये है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 500 रुपये EWS OBC के लिए, 250 रुपये दोस्तों SC ST और PWD के लिए। तो ये सारी कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्राइसेस हैं, तो SC ST के लिए बहुत ही कम है, तो आप देख लीजिए। आवेदन में संशोधन कब से कब तक हो सकता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे आने वाले समय में कि सर जो है हमें संशोधन करना है, भूल से कोई नाम ऐड हो गया दाएं बाएं, तो उसको कैसे चेंज करें। तो भाई साहब आप, यही आपका जो है जवाब है, डेफिनेटली आप कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
और दोस्तों आवेदन में संशोधन जो है वो 5 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021 तक होने वाले हैं। 5 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021 तक। और वैसे दोस्तों ये नियम भी रहता है आरपीएससी का भी, जो आवेदन का जो अप्लाई का जो लास्ट दिन है उसके अगले 10 दिन तक आप चेंजेस कर सकते हो। और इन्होंने भी थोड़े 5-7 दिन ऐसे दिए हैं लास्ट से थोड़े आगे, 3 मार्च को लास्ट है, फिर 5 से लगा के 9 तक जो है 5-6 दिन इन्होंने दिए। अब दोस्तों जो अगली बात आपके सामने आती है वो परीक्षा तिथियां, यानी कि एग्जाम्स कब कब हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई को 2021 को ये सारे एग्ज़ाम डेट्स हैं। तो हालांकि जैसे मैंने बताया कि जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में ही एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब दोस्तों परीक्षा समय सीमा आपका रहेगा वो है 180 मिनट रहेगा। दोनों प्रश्न पत्र हेतु जो है टोटल आपके 180 मिनट, हालांकि उसके बीच में 1 घंटे का गैप रहेगा तो वो थोड़े 60 मिनट आप और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। तो ऐसे करके आपकी सारी पूरी नेट एग्जाम की कहानी होने वाली है। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी प्रश्न रहता है, आपके मन में कोई सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ आपका स्वागत है, आप कमेंट जरूर वहाँ कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।